लगातार सोने के गिरते भाव के कारण सभी लोगों के दिमाग में बस एक ही प्रश्न है। क्या गोल्ड का प्राइस और गिर सकता है? इस सवाल के जवाब को हम डिमांड और सप्लाई जोन्स की मदद से खोजने की कोशिश करेंगे। जिन्हें ये बिल्कुल पता नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा कि डिमांड सप्लाई क्या है और वो कैसे काम करती है, जोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ये सब कुछ मैंने वहां पर समझा रखा है। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस एनालिसिस को देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर हम क्या बातें करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स को। तो तो ये गोल्ड का चार्ट, ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट यूएस डॉलर टर्म में आपके सामने है। तो इसको हम डिमांड सप्लाई की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि पास्ट में क्या हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग अपना एक व्यू क्रिएट करेंगे कि गोल्ड में डिमांड सप्लाई की फॉर्मेशन आगे आने वाले टाइम में कैसी हो सकती है। तो देखो, ईयरली टाइम फ्रेम पर डिमांड सप्लाई की फॉर्मेशन है। डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की बात करें तो डिमांड जोन सप्लाई जोन बेसिकली वो फॉर्मेशंस होते हैं चार्ट पर जहां से प्राइस में एक रिएक्शन आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी होती है कि इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स लेफ्ट रह जाते हैं उस पर्टिकुलर जोन में, तो वहां से एक हमें पॉसिबल रिएक्शन देखने को मिलता है। गोल्ड की बात करें तो यहां पर रैली 1 2 3 4 बेस कैंडल और उसके बाद एक बिग रैली कैंडल। रैली में किसको कह रहा हूं, जहां पर हमें एक इम्बैलेंस दिख रहा है। इम्बैलेंस इन द सेंस प्राइस में कोई संतुलन की अवस्था नहीं है, प्राइस एक रैपिडली ऊपर की तरफ भाग रहा है। और अगर आप देखो तो 69 रुपीज से प्राइस 191 रुपीज तक, डॉलर तक चला गया है। सॉरी, डॉलर टर्म में है तो 69 से 199 डॉलर तक प्राइस चला गया है। तो क्या है कि मतलब प्राइस में एक रैपिड मूव था एक टाइम पर, लेकिन फिर देखो आप 1 2 3 4 4 ईयर्स के लिए ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 4 ईयर्स के लिए प्राइस लगभग एक ही रेंज में कंसोलिडेशन में चला गया। और इस कंसोलिडेशन का जो जोन होता है, इस कंसोलिडेशन का जो एरिया होता है, उसको हम डिमांड जोन कहते हैं। अगर प्राइस में लास्ट में एक इंपल्सिव ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है, सिमिलरली अगर रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर हम उसको सप्लाई जोन कह देते हैं। तो यहां पर एक रैली 4 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन को हम कुछ इस तरीके से मार्क कर देते हैं कि हमने बेस कैंडल की बॉडी, जो एक कन्वेंशनल मेथड है डिमांड सप्लाई जोन्स को मार्क करने का, हालांकि ओवर द पीरियड जैसे जैसे चीजें चेंज होती हैं, मार्किंग का भी थोड़ा तरीका बदला है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का काम करने का तरीका बदला है। तो यहां पर ये रैली 4 बेस कैंडल और रैली को कन्वेंशनल मेथड के अकॉर्डिंग हमने यहां पर बॉडी और विक के अकॉर्डिंग मार्क कर दिया है। लेकिन हम अब अगर देखते हैं तो क्या यहां से रिएक्शन आया, तो देखो यहां से कोई रिएक्शन नहीं आया। प्राइस को हम थोड़ा सा स्लाइड ऊपर, स्लाइटली ऊपर ले जाते हैं और प्राइस को विक टू विक मार्क कर लेते हैं। ध्यान से समझो, विक टू विक मैं किस एरिया को बोल रहा हूं। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जो विक कैंडल है, कैंडल की जो विक है, उसको हमने यहां से लेकर लोअर कैंडल की विक तक मार्क कर लिया और एक जोन को फॉर्म कर लिया, रेक्टेंगल एरिया में एक जोन को फॉर्म कर लिया। और अब अगर हम देखते हैं तो प्राइस में जब सेलिंग आई, काफी ईयर्स लगे हैं और ऑब्वियसली अगर एक बड़ी रैली आती है तो फिर वीक बायर्स को निकालने में उतना ही टाइम लगता है। और फिर द मोमेंट प्राइस इस डिमांड जोन में आया और फिर प्राइस यहां से नेवर लुक बैक और यहां से ऊपर और ऊपर की तरफ जाता चला गया। ठीक है, जब प्राइस यहां से रिएक्ट कर रहा था तो बीच में देखो उसने यहां पर एक रैली, फिर यहां पर एक बेस और फिर रैली। अब इसको देखो, देखने का तरीका हो सकता है लोगों का। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, यहां पर ये रैली है और एक ये भी रैली है, तो इस दोनों को मैं एज अ होल रैली मानूंगा। फिर इसको बेस और इसको बेस, इन दोनों को बेस मानूंगा। तो यहां पर ड्रॉप 2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन बन गया। इसको बेस मानने के पीछे रीजन क्या है कि ऊपर से सेलिंग, अपोजिट सेलिंग थी और फिर प्राइस में जहां पर बॉटम बना वहां से हमें एक ह्यूज इंबैलेंस देखने को मिला। तो यहां पर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने इसको बेस माना है। अगेन सब्जेक्टिव अप्रोच है डिमांड एंड सप्लाई, जो आपको व्यू लगता है आप उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलते हैं। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, कभी आपको की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, कभी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी।
तो इस डिमांड जोन तक अगर हम देखने जाते हैं तो प्राइस देखो कभी नहीं आया। फिर हम क्या करते हैं कि हमने इसको एक रैली कंसीडर किया, इसको बेस कंसीडर किया, अगेन इसको बेस कंसीडर किया, और फिर यहां से इसको रैली कंसीडर किया। लॉजिक सेम पिछले वाले जो कैंडल को हमने मार्क किया था, सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे, इस कैंडल की बेस कैंडल की बॉडी और बेस कैंडल की विक को अगर हम मार्क कर लेते हैं, अगर कोई कहता है कि चलो ठीक है मैं इसको रैली कैंडल ही मान लूंगा, तो भी अगर आप एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग इसको मार्क करेंगे तो फिर एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पर नहीं आया है। तो हमें इस कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग या कॉन्वेंशनल मेथड के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी पड़ेगी। तो ये रैली टू बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, अगेन प्राइस इस ईयरली डिमांड जोन में आ गया, और इस बार पिछले समय से हमने क्या देखा, जल्दी आ गया, क्योंकि पैनिक कैंडल फॉर्म हुई। जितना ज्यादा सेलिंग उतनी जल्दी बायर्स, जो वीक बायर्स होते हैं, एग्जिट करते हैं, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी छोड़ के जाते हैं, उतने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, और उतना अच्छा रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये रैली टू बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, अगेन देखो प्राइस जब यहां से रिएक्ट किया, प्राइस नेवर लुक बैक। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम क्या देखते हैं, पहले मैं यहां पर एक टेक्स्ट मार्क कर देता हूं, सो दैट जब हम हिस्ट्री एनालाइज करें तो हमें पता रहे कि ईयरली डिमांड जोन कहां कहां पर फॉर्म हुई। क्योंकि अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पर भी स्विच करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी एक अपना व्यू पॉइंट क्रिएट करेंगे कि डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या कहते हैं गोल्ड के चार्ट में। तो ईयरली डिमांड जोन 2, ईयरली डिमांड जोन 1, और फिर अगर हम अभी देखने जाएं तो यहां पर देखो, यहां पर ऑब्वियसली ये रैली रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, लेकिन उससे पहले जो अपोजिट रिएक्शन आएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि पहले डिमांड जोन कौन सा पड़ रहा है। तो यहाँ पर रैली 3 बेस कैंडल, फिर ये रैली और अगेन ये रैली। तो रैली 3 बेस कैंडल रैली को मैं एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग अगर मार्क कर देता हूं, तो यहाँ पर रैली 3 बेस कैंडल रैली का एक डिमांड जोन बन जाता है, जिस डिमांड जोन को हम नाम देंगे ईयरली डिमांड जोन 3। तो इतनी बात समझ आ गई। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको पूरा चीजों को अच्छे से समझना है तो प्लीज वीडियो में बने रहें। आई प्रॉमिस कि आप एट द एंड ऑफ द वीडियो आप ये महसूस करेंगे माई टाइम जो है, मेरा समय जो है वो बर्बाद नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को समझाने में। ईयरली डिमांड जोन 1 मार्क कर लिया, ईयरली डिमांड जोन 2 मार्क कर लिया, ईयरली डिमांड जोन 3 मार्क कर लिया। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। देखो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बहुत कुछ देखने को नहीं है। बीच में जो डिमांड जोन फॉर्म हुए हैं हाफ ईयरली पे, वहां से भी हमें स्लाइट रिएक्शन देखने को मिला है, लेकिन अल्टीमेट चीज हमने क्या देखी, प्राइस जब ईयरली के इस डिमांड जोन में आया है तभी यहां से ऊपर गया है। तो डायरेक्टली हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं, क्योंकि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर चीजें समझने को है, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में जो क्वार्टरली के डिमांड जोन फॉर्म हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चीजें समझना है। देखो यहां पर अगर देखा जाए तो रैली रैली और फिर ये कैंडल तो ना हम बेस में भी कंसीडर नहीं कर सकते, ना रैली में कंसीडर कर सकते, ना ही ड्रॉप में कंसीडर कर सकते हैं इसको क्वार्टरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम देखें तो कोई क्वार्टरली डिमांड जोन इस एरिया में प्रेजेंट नहीं है। ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि आने वाले जो प्रेजेंट सिनेरियो बन रहा है वहां पर हम उस चीज के रेफरेंस में इसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कोई भी हमें फॉर्मेशन ऐसी नहीं दिख रही है कि क्वार्टरली का डिमांड जोन हो, क्योंकि क्वार्टरली के डिमांड जोन पर डीबीआर बने या आरबीआर बने तो एक कंसोलिडेशन चाहिए होता है, तो कंसोलिडेशन हमें कभी दिखा ही नहीं यहाँ पर। हाँ, अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि रैली 2 बेस कैंडल, और फिर ये भी रैली है मेरे लिए और ये भी रैली है। अगेन लॉजिक की ये पूरी जो कैंडल में है, बाइंग देखिए कितनी अच्छी है, ये क्लोजिंग कितनी अच्छी है, तो उसके आधार पर मैंने इसको क्या माना है, बेस कैंडल माना है, सॉरी रैली कैंडल माना है, और इन दोनों कैंडल्स को बेस कैंडल माना है। इसकी मार्किंग अगर मैं कर देता हूं कुछ इस तरीके से, तो ये रैली 2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन बन जाता है। और प्राइस में देखो इसी डिमांड जोन में क्वार्टरली का जो ओवरलैपिंग डिमांड जोन था, ये कंडीशन बहुत अच्छी होती है डिमांड जोन सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग, कि अगर आपको किसी डिमांड जोन में रैली सॉरी डिमांड जोन के अंदर, ईयरली डिमांड जोन के अंदर क्वार्टरली का डिमांड जोन मिल जाए तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। वो एक कहावत है कि सोने पर सुहागा वाली बात, कि रैली बेस रैली का डिमांड जोन हमें ईयरली डिमांड जोन के अंदर मिल गया, और इसीलिए आपको ऐसे रिएक्शन देखने को मिलते हैं। सेकेंड सिनेरियो समझते हैं जब ईयरली टाइम फ्रेम पे था प्राइस। यहां पर भी देखो ये रैली और बेस, ये रैली, ये भी रैली कंसीडर करूंगा मैं, अगर आप चाहें तो इसको बेस भी कंसीडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर आपकी डिजिटल लाइन ऐसे यहां पर आ जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये रैली टू बेस कैंडल एंड रैली का डिमांड जोन, फिर यहाँ पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन। तो देखो हम समझने जाए कि चीजें हमें क्या दिख रही है, क्वार्टरली के अंदर ये सॉरी ईयरली के अंदर ये क्वार्टरली का डिमांड जोन था, फिर यहाँ पर देखा जाए तो ईयरली के अंदर अगेन ये क्वार्टरली का डिमांड जोन था, प्राइस ने फिर वहां पर अप्रोच किया और वहां से ऊपर गया, जो काम पहले किया था वही काम अब किया। ठीक है, अब थर्ड सिनेरियो में देखते हैं क्या है। थर्ड सिनेरियो में अगर देखा जाए तो यहां पर देखो ये क्वार्टरली के डिमांड जोन बीच में प्रेजेंट है, लेकिन प्रॉपर ओवरलैपिंग डिमांड जोन कौन सा प्रेजेंट है हमारे पास, ये कैंडल रैली, देन ये बेस कैंडल और इसको डिजिटल लाइन को हम यहां स्विच कर लें तो रैली टू बेस कैंडल एंड रैली के इंपल्सिव मूव अगर यहां पर हम माने तो रैली टू बेस कैंडल रैली का एक ओवरलैपिंग डिमांड जोन हमें $2325 के आसपास हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब तीसरी चीज समझने वाली क्या है, अभी हम सब हर डिमांड जोन के रेफरेंस में देखो चीजें देख रहे हैं, हमने ये चेक कर लिया था कि यहाँ पर क्वार्टरली का कोई डिमांड जोन नहीं प्रेजेंट है, भाई डायरेक्ट ओवरलैपिंग डिमांड जोन प्रेजेंट है सीधे इस ईयरली डिमांड जोन में। कौन से डिमांड जोन में, सीधे इस ईयरली डिमांड जोन में। अब वापस आते हैं दूसरे डिमांड जोन पर, तो दूसरे डिमांड जोन में अगर देखने जाए चीजें तो यहां पर देखो प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो ऐसा नहीं क्वार्टरली पर डिमांड जोन नहीं बनाए, यहां पर भी क्वार्टरली पर डिमांड जोन बनाए, लेकिन इन क्वार्टरली डिमांड जोन के साथ प्रॉब्लम क्या थी, देखो मैं दिखाता हूं आपको प्रॉब्लम क्या थी। पहली जब ये रैली कैंडल बनी, फिर ये बेस कैंडल बनी, फिर ये रैली कैंडल बनी, तो इसको मैं प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन मतलब बॉडी टू विक जब हम इसको मार्क करते हैं तो प्राइस में जैसे ही रैली बने अगले ही क्वार्टर में प्राइस में सेलिंग देखने को मिल गई और प्राइस सीधे इस डिमांड जोन की तरफ लीड कर गया और यहां से जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे ना उनको लेकर चला गया। अगेन फिर प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो मैं इसको रैली कंसीडर करूंगा अगेन क्योंकि इसका लेग आउट कैंडल है ये, फिर यहां पर मैं इसको बेस कंसीडर करूंगा क्योंकि बाइंग और सेलिंग की फाइट चली है यहां पर, इसको भी मैं बेस कैंडल कंसीडर करूंगा। ठीक है, अगर इसको भी बेस कैंडल कंसीडर कर लूंगा तो अगर मैं इसको इस तरीके से मार्क करूंगा तो कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग तो प्राइस लेकर नहीं गया है ऑर्डर्स, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग मार्क कर देता हूं, ये रैली कैंडल, ये टू बेस कैंडल एंड अगेन इंपल्सिव मूव के कारण मैं इसको रैली मानूंगा, जो देखने में जरूर बेस लग रही है, लेकिन आप समझो कि किसी कैंडल में अगर इतनी बड़ी इंपल्सिव मूव आ जाए कि 30% वो एक क्वार्टर में ऊपर चली जाए तो फिर वो उसको कैंडल को आपको रैली कैंडल कंसीडर करना पड़ता है। तो इस डिमांड जोन में भी प्राइस आया और यहां से मैं स्लाइट रिएक्शन जो कुछ भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे उनको एग्जीक्यूट किया प्राइस ने, और जब दोबारा सेलिंग आई ना तो ना ही ये डिमांड जोन रोक पाया और इस डिमांड जोन ने पूरी कोशिश की प्राइस को साइडवेज करने की। कौन से वाले डिमांड जोन ने, देखो इस दूसरे वाले डिमांड जोन ने, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 क्वार्टर के लिए मतलब 30 महीने के लिए ऑलमोस्ट 2.5 साल के लिए प्राइस एक रेंज में चला गया और फिर जब ये रेंज ब्रेक हुई तो प्राइस जब इस डिमांड जोन में आया और इस डिमांड जोन से हमें प्राइस में एक अप मूव देखने को मिल गई, वैसी ही मूव जो पिछले हमें ईयरली डिमांड जोन से देखने को मिली थी। तो देखो हो सकता है वीडियो एक बार में आप कैप्चर ना कर पाओ, आपको दोबारा देखनी पड़ेगी, लेकिन द मोमेंट आप चीजों को समझना शुरू करोगे, लिंक जोड़ना शुरू करोगे कि डिमांड सप्लाई की फॉर्मेशन हिस्ट्री में क्या थी, आज क्या है, क्या पैटर्न पहले फॉलो होते थे, क्या आज फॉलो हो रहे हैं, तो आपको चीजें क्लियर समझनी आ जाएंगी। मेरा मतलब क्वार्टरली डिमांड जोन को समझाने का पर्पस क्या है या एनालाइज करने का पर्पस क्या है आपको, देखो यहाँ पर 1 और 2 दो डिमांड जोन प्रेजेंट थे, लेकिन दोनों ही डिमांड जोन में वो वैलिडिटी नहीं थी कि वो प्राइस को होल्ड कर सके, इसलिए प्राइस जब यहां से आया तो प्राइस क्वार्टरली डिमांड जोन को ब्रेक करते हुए चला गया। ओके, अब प्रेजेंट सिनेरियो पर आ जाते हैं। हम उन डिमांड जोन्स को नहीं देख रहे हैं जो ईयरली टाइम फ्रेम से चलने के बाद आ रहे हैं, क्योंकि ईयरली टाइम फ्रेम से अगर प्राइस चलना शुरू कर देता है तो फिर जो भी जोन के जो भी इन बिटवीन डिमांड जोन्स होते हैं वो तो रिस्पेक्ट होंगे, क्योंकि उनमें वो पोटेंशियल नीचे से मिलता है। मतलब वही बात है कि बड़ा प्लेयर जब प्राइस को पुश कर रहा है तो छोटे लोग भी उस पार्टी में दावत उड़ाने आ जाते हैं। सेम उसी तरीके का पैटर्न फॉलो होता है, जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम से चलता है तो लोअर टाइम फ्रेम के जोन्स की एग्जीक्यूशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। खैर, ये क्वार्टरली डिमांड जोन की अगर हम बात करें, अब हमें 2 क्वार्टरली डिमांड जोन दिखते हैं। देखो पहला डिमांड जोन तो मैं एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग ही मार्क करूंगा, क्योंकि जनरली स्टॉक्स में क्या होता है हम कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग ही जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम, लेकिन गोल्ड को जितना मैं एनालाइज कर रहा हूं कि इसमें जो जोन्स के एग्जीक्यूशन होते हैं, जो जोन्स में जिस तरीके से रिएक्शन आता है वो एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग ही आ जाता है, हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग ही आ जाता है। हाई रिस्क मेथड का मतलब क्या है,
एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि प्राइस विक टू विक चलता है, बॉडी टू विक आने की कभी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, तो विक टू विक ही चला जाता है। उस तरीके का इम्बैलेंस या उस तरीके का एग्रेशन होता है इंस्टीट्यूशंस का बाइंग में। तो यहां पर देखो पहला डिमांड जोन मेरे लिए ये हो गया क्वार्टरली का, और दूसरा डिमांड जोन मेरे लिए ये हो गया रैली बेस्ड रैली का। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं क्वार्टरली डिमांड जोन 1 एंड अगेन इसमें क्वार्टरली डिमांड जोन 2। ओके, तो ये क्वार्टरली के दो डिमांड जोन प्रेजेंट है। अभी तक हमने जो पहले सिनेरियो देखा है, इस वाले ईयरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने जो देखा है अभी तक, यहां पर तो भाई क्वार्टरली डिमांड जोन बीच में प्रेजेंट ही नहीं थे। यहां पर जो प्रेजेंट थे वो एग्जीक्यूट हो चुके थे, लेकिन अब तीसरी सिचुएशन हमारे साथ एक डिफरेंट आ गई है। जो तीसरा सिनेरियो निफ्टी फॉलो सॉरी गोल्ड फॉलो करने जा रहा है, उसमें लगभग लगभग सिचुएशन तो सेम है। ईयरली डिमांड जोन बनाया, ईयरली डिमांड जोन रिस्पेक्ट किया, 1 भी किया, 2 भी किया, अभी ईयरली डिमांड जोन 2 तक नहीं आया है। अब बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या गोल्ड ईयरली डिमांड जोन से सॉरी ईयरली डिमांड जोन तक आ जाएगा? मतलब अगर हम टॉप से देखें तो यहां तक फॉल आ जाएगा, लगभग 60% गोल्ड क्रैश हो जाएगा। तो ये तो मुझे भी नहीं पता ना, ये आपको पता है। हम अपने एनालिसिस पर चल सकते हैं, अपने एजेस फाइंड कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो क्वार्टरली डिमांड जोन 1, क्वार्टरली डिमांड जोन 2, दो डिमांड जोन हमारे पास है। ठीक है, अभी तक जो हम स्टोरी फॉलो करते आए हैं उसमें क्वार्टरली डिमांड जोन या तो थे नहीं, थे तो वो बीच में ही एग्जीक्यूट हो चुके थे। प्राइस को वो पुश लेने के लिए उन डिमांड जोन्स की आवश्यकता पड़ गई थी। लेकिन इस रैली में सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पर जो क्वार्टरली के डिमांड जोन्स प्रेजेंट है ना, उन क्वार्टरली डिमांड जोन्स की का अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं किया इंस्टीट्यूशन ने, मतलब उनके पेंडिंग ऑर्डर्स को लेकर अभी इंस्टीट्यूशन नहीं गए। तो अब मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पर देखो, लोअर टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा आप आओगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अब मंथली टाइम फ्रेम पर इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से मैं थोड़ा इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इस सिनेरियो को समझना मैं हम थोड़ी देर में समझेंगे। थोड़ा यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि प्राइस में सेलिंग कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। अगर आपको सेलिंग ही नहीं पता कि इंटेंट कैसे क्या है इंस्टीट्यूशन का सेलिंग एग्जीक्यूशन में, तो फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्राइस हो सकता है कहां तक लीड कर जाए। तो इसके लिए अगेन हम हिस्ट्री में जाएंगे और गोल्ड को देखेंगे कि सेलिंग इंस्टीट्यूशन ने किस तरीके से काम किया है। हाँ, यहां पर देखो मेरे अकॉर्डिंग ये रैली कैंडल है, क्योंकि अगेन लॉजिक वही कि प्राइस में जब इतना बड़ा इंपल्सिव मूव आ जाता है तो फिर हम उसको बेस नहीं कह सकते। ऑल्दो प्राइस में एक सेलिंग आ गई और वो कैंडल बेस कैंडल की तरह बन गई। बेस कैंडल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, बॉडी शुड बी लेस देन 50%। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बॉडी तो लेस देन 50% है, टोटल रेंज की लेस देन 50% है, लेकिन सब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड, सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रैली कैंडल है। फिर मेरे लिए ये बेस कैंडल है एंड ये ड्रॉप कैंडल है। तो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्क कर देता हूँ और यहाँ पर इसको सप्लाई जोन का टेम्पलेट दे देता हूँ, रेड टेम्पलेट दे देता हूँ। तो रैली, बेस एंड ड्रॉप का सप्लाई जोन, प्रॉपर सप्लाई जोन। प्राइस ने क्या किया, एक सेलिंग आई, सप्लाई जोन फॉर्म किया और प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। देखो, इंस्टीट्यूशन को बाइंग करनी हो या सेलिंग करनी हो, दे कैन नॉट बाई और सेल इन अ सिंगल फ्लो, दे नीड टू फॉर्म जोन। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन करने के लिए उनको लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी करने ग्रैब करने के लिए टाइम चाहिए। टाइम कहां से आता है, बेसिंग से आता है। बेस कहां से बनती है, जोन्स के कारण बनती है, उनके एक्टिविटी के कारण बनती है। तो ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, प्राइस रिएक्ट किया, इस सप्लाई जोन में एंटर किया, यहां से नीचे आ गया। जब यहां से प्राइस नीचे आ रहा था तो ध्यान से समझो, अब देखो यहां पर एक फॉल आया, ये कैंडल मेरे लिए बड़ी रेड कैंडल है। देखो, जब आपको इंपल्सिव मूव या इंबैलेंस ढूंढना होता है, देखो सप्लाई जोन या डिमांड जोन ढूंढने के लिए आपको बैलेंस और इम्बैलेंस, ये दोनों चीजें चाहिए। तो आपको इम्बैलेंस भी ढूंढना है और बैलेंस भी ढूंढना है। द मोमेंट आप इम्बैलेंस और बैलेंस ढूंढ लेते हो, आप जोन्स आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। तो यहाँ पर ड्रॉप, अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक प्राइस रेंज में रहा है लंबे समय के लिए 1 2 3 4। देखो प्राइस कहीं गया नहीं, ऊपर जरूर गया लेकिन फिर वहीं आ गया, नीचे जरूर गया लेकिन फिर वहीं आ गया। और एट द लास्ट मंथ यानी 4th मंथ ऑफ द कैंडल, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथी कैंडल है, तो प्राइस लगभग उसी पॉइंट पर जाकर क्लोज किया, 483 और 477। सो दिस इज नॉट अ बिग रेंज। तो मतलब प्राइस एक रेंज में फंस गया, और तो फिर मेरे अकॉर्डिंग क्या हो गया, अगेन ये सप्लाई जोन का टेम्पलेट हो गया या सप्लाई जोन हो गया। तो ड्रॉप, 4 बेस कैंडल एंड ड्रॉप का सप्लाई जोन। प्राइस जब यहां से ऊपर जाता है, अगेन सप्लाई जोन को हिट करता है और प्राइस में हमें एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहां पर हमें चीजें क्या समझ आ रही हैं, क्या चीजें हमें समझ आ रही हैं कि प्राइस में
जब सेलिंग इंस्टीट्यूशंस को करनी होती है। एक चीज और मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ पर भी आरडी का सप्लाई जोन है, ठीक है। ऑल्दो आपको ये रेंज छोटी सी दिख रही है, लेकिन द मोमेंट आप वीकली पर जाएंगे आपको सप्लाई जोन दिखेगा। हालांकि मैं वहां जाऊंगा नहीं, चीजें फिर बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाएंगी। यहाँ पर रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन अगेन इसी के आसपास उन्होंने सेलिंग एग्जीक्यूशन की, या फिर आप कंसीडर कर लो कि यही मंथली सप्लाई जोन के ऑर्डर्स पेंडिंग थे। मतलब समझने वाली बात क्या है, मोटी मोटी बात क्या है कि यहाँ पर जो सप्लाई जोन है इस मंथली के, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं प्राइस को ईयरली डिमांड जोन की तरफ पुश करने की। तो पहले सिनेरियो में हमने समझ लिया, आप दूसरे सिनेरियो में आ जाते हैं, ईयरली डिमांड जोन 2 की तरफ आ जाते हैं। यहां पर भी मंथली चार्ट पर है, देखो यहां पर ध्यान से समझना, मेरे लिए इम्बैलेंस है, अगेन ये इम्बैलेंस है, जरूर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं। ये दोनों बेस कैंडल है मेरे लिए, ध्यान से समझो इस चीज को। यहां पर ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल, अगेन ये बेस कैंडल, फिर ये ड्रॉप कैंडल। तो प्राइस ने क्या किया, ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन फॉर्म किया। अगली कैंडल में प्राइस इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर करता है, कंसोलिडेशन के फेज में चला जाता है, और फिर वहां से हमें सेलिंग एक्शन देखने को मिल जाता है। ओके, फिर यहां से देखो, ये कैंडल ड्रॉप कैंडल बड़ी कैंडल है, देखो देखने में आपको ये विक अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इम्बैलेंस दिखेगा। ये ड्रॉप कैंडल, प्रॉपर ड्रॉप कैंडल है ये, ठीक है। फिर ये बेस कैंडल है, फिर ये अगेन एक बिग ड्रॉप कैंडल। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन अगेन फॉर्म किया उन्होंने, और इस सप्लाई जोन को अगेन अगले मंथ्स में एग्जीक्यूट किया, और फिर वहां से सेलिंग ऑर्डर्स को पुश किया। अगेन मल्टीपल सप्लाई जोन मंथली के फॉर्म हुए और प्राइस को इस डिमांड जोन तक लाया गया जो फाइनल इंटेंट था इंस्टीट्यूशंस का। और द मोमेंट प्राइस ईयरली डिमांड जोन में आया, यहां से रॉकेट हो गया और नए ऑल टाइम हाई को बना लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो थर्ड डिमांड जोन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा ईयरली का थर्ड डिमांड जोन है, सप्लाई जोन में चला गया, यहां पर आ जाता है ईयरली डिमांड जोन, ठीक है। अब देखो आप, मेरे लिए ये ड्रॉप कैंडल है, ये दोनों बेस कैंडल है, एंड अगेन ड्रॉप कैंडल। तो फिर यहां पर अगेन एक मंथली का सप्लाई जोन बन गया है। क्या समझ आता है आपको पास्ट एक्सपीरियंस देखकर कि डिमांड सप्लाई के फॉर्मेशन कैसे बनते हैं? क्या आपको लगता है इस सप्लाई जोन तक प्राइस इंस्टीट्यूशंस को लेकर आएंगे? क्या आपको लगता है ये क्वार्टरली डिमांड जोन चलेगा? क्या आपको लगता है ये क्वार्टरली डिमांड जोन 2 चलेगा, या प्राइस को ईयरली डिमांड जोन तक लाया जाएगा? देखो मेरा काम है भविष्य बताने का नहीं, हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। पास्ट में जो चीज हमने एनालाइज की, आपको उसके अकॉर्डिंग एक व्यू पॉइंट क्रिएट करना होगा कि हम इंस्टीट्यूशंस के इन डिमांड जोन से कहां पर एज ले सकते हैं, कहां पर हम कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर सकते हैं। तो वही चीज अपने हाथ में है, बाकी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा डिमांड जोन चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। हालांकि हिस्ट्री लगभग लगभग सब कुछ बता देती है, अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उस चीजों को किस तरीके से ले सकते हो। हाँ, एक चीज मैं थोड़ा सा एनालाइज और कर देता हूं यहाँ पर कि क्वार्टरली डिमांड जोन 1 और क्वार्टरली डिमांड जोन 2 के पास क्या पोटेंशियल है। देखो थोड़ा हम एलटीएफ पर जाएंगे, थोड़ा और टाइम लगेगा, बट ठीक है, चीजें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम एलटीएफ पर जाएंगे। देखो मंथली तक तो आ गए, ईयरली से चले थे मंथली तक आ गए, वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। अभी देखो इस डिमांड जोन में ये रैली 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन था। मुझे नहीं लगता ये डिमांड जोन डिफेंड होगा, क्योंकि द मोमेंट इंस्टीट्यूशन ने अपना सप्लाई जोन फॉर्म कर लिया है, तो सप्लाई जोन का इंटेंट यही है कि इस डिमांड जोन को ब्रेक करना, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं तो उस डिमांड जोन को छोड़ देते हैं। क्वार्टरली डिमांड जोन में अगर हम वीकली पर एग्जीक्यूशन देखते हैं तो यहाँ पर देखो यहां से एक इम्बैलेंस तो देखने को मिला है, लेकिन जो डिमांड जोन बनने की कंडीशन क्या होती है कि इम्बैलेंस बैलेंस इम्बैलेंस, ठीक है, यही होना चाहिए किसी भी जोन के फॉर्मेशन में। पहला फॉर्मूला इम्बैलेंस, फिर बैलेंस, फिर इम्बैलेंस। तो यहां पर मैं बैलेंस भी दिख रहा है, बेस तो दिख रही है, इम्बैलेंस भी दिख रहा है, लेकिन उससे पहले इम्बैलेंस नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि देखो मैं इसको ड्रॉप कैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि बिग रेड कैंडल नहीं है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस, ये बेस, ये भी बेस, ये सब बेस है, तो फिर ये ड्रॉप कैसे हो जाएगी? और इतने पहले का इम्बैलेंस हमारे लिए कोई मैटर करता नहीं है, इमीडिएटली इम्बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, फिर इम्बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर सप्लाई डिमांड जोन की उतनी अच्छी वैलिडिटी मुझे दिखती नहीं है। हाँ, ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन जरूर है, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन जरूर है, लेकिन इस ड्रॉप रैली के डिमांड जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं, इस ड्रॉप रैली के डिमांड जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इस डिमांड जोन से हम ये कंसीडर करें कि प्राइस बहुत अच्छे से मूव कर जाएगा। रीजन बीइंग, प्राइस में इंबैलेंस तो आया, लेकिन प्राइस स्लगिश साइडवेज मूवमेंट में चला गया, तो वहां पर से हमें इतना अच्छा आइडिया नहीं लग सकता कि हाँ इतना इंबैलेंस इंस्टीट्यूशंस के पास है या इतने पेंडिंग ऑर्डर्स लेफ्ट हैं कि प्राइस को वो उस तरीके से मूव करा देंगे जो ईयरली डिमांड जोन से करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से प्राइस चलता नहीं है, डिमांड जोन से
रिएक्शन आते नहीं है, आते हैं, लेकिन जो चीज हम जो व्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अर्ली डिमांड जोन के रेफरेंस में, वैसा व्यू नहीं क्रिएट कर सकते इन छोटे डिमांड जोन से। फिर बीच में सब कुछ स्लगिश है, यहाँ पर भी सब बेसिंग एरिया है। अगर मैं देखूं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है सब। यहाँ पे एक रैली बेस रैली बना, प्राइस ने इसको एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग टेस्ट किया, फिर रैली बेस रैली बना, अगेन ऑफ नो यूज, बहुत ही कुछ ज्यादा यूज का नहीं दिखता, क्योंकि जब मैं ब्रॉडर व्यू पिक्चर देखता हूं तो ये पूरा एरिया मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया दिखता है, ये पूरा एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया दिखता है, तो उतना कुछ भी प्रॉपर नहीं है। हाँ, फिर बात आ जाती है अगेन एक जो ओरिजिन ऑफ डिमांड जोन की है, ये ओरिजिन का डिमांड जोन क्वार्टरली का डिमांड जोन के अंदर है, मंथली का सॉरी वीकली का, तो ये भी इसके साथ भी वही दिक्कत जो इस डिमांड जोन के साथ दिक्कत है, प्राइस स्लगिश मूव में चला गया। ऐसा नहीं कि ये डिमांड जोन काम नहीं करते, डिमांड जोन काम करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, लेकिन अब ईयरली डिमांड जोन के पास जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है वो बचता है। तो डिमांड जोन में स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं कि यूजलेस डिमांड जोन है क्वार्टरली डिमांड जोन 1 और क्वार्टरली डिमांड जोन 2। यू नेवर नो कि क्वार्टरली डिमांड जोन 1 से रिएक्शन आ जाए, यू नेवर नो क्वार्टरली डिमांड जोन 2 से रिएक्शन आ जाए, यू नेवर नो प्राइस ईयरली डिमांड जोन 3 के पास आए, क्वार्टरली डिमांड जोन 3 से ऑर्डर को लेकर जाए। तो ये चीजें पता करना बहुत मुश्किल है। ऑल यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ व्यू पॉइंट टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द हिस्ट्री। ऑल यू कैन डू, you can mark your edges, you can trade accordingly, you can invest accordingly। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है आपको हिस्ट्री डेटा के अकॉर्डिंग डिमांड सप्लाई की इंपॉर्टेंस समझाने की, हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझाया है। तो अगर प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।